बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस से आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल स्टडी विद टीम बनारस में। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश का जो ऑनलाइन पेपर हुआ था सीटेट में जो पूछे गए थे इंग्लिश के क्वेश्चंस। जो 1 जनवरी 2022 का एग्जाम हुआ था उसके टॉप 15 इंग्लिश के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए ध्यान से देखते हैं, फिर पेडागोजी के पूरे इस सेशन को अंत तक देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है कि एक्सप्लेनेटरी और इन्फॉर्मेटिव डिस्कोर्स इज। तो देखिए एक्सप्लेनेटरी जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें व्याख्यात्मक रूप से आपको देखने को मिलेगा, और इन्फॉर्मेटिव माने कि आपको जानकारी किस रूप में मिलेगी, पूरी व्याख्यात्मक रूप में एक्सप्लेनेशन मिलेगा उसका। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आता है या ये क्या है? तो ये होता है एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन इसको कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए और आपके जो ऑप्शंस है ना, जैसे नरेशन मतलब क्या होता है ना कि किसी दूसरे की बात को अपनी शब्दों में कहना। ठीक, परसुएशन मतलब होता है कि प्रोत्साहन देकर कहना। परसुएशन मतलब ही होता है आप किसी को अगर मोटिवेट या प्रोत्साहन के तौर पर कोई बात कहते हैं। जैसे कि आप अगर किसी को कोई स्टोरी सुना रहे हैं या कुछ भी सुना रहे हैं, लेट्स सपोज ऐसे आप यूज़ करते हैं ना वर्ड वगैरह कि अकॉर्डिंग टू मी, लाइकवाइज माने कि वैसे ही। तो ऐसे इन सब अगर वर्ड का आप यूज़ करते हैं तो आप एक तरीके से प्रोत्साहित करते हैं, तो उसी को कहते हैं परसुएशन। ये सब राइटिंग स्किल में यूज़ की जाती है। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जब आप कोई भी चीज़ एक निबंध के रूप में लिखते हैं, ऐसे लाइक लिखते हैं कोई एक पैराग्राफ लंबा चौड़ा, तो उसको आप डिस्क्राइब जब करते हैं, किसी चीज़ का वर्णन करते हैं लिखकर, तो वो डिस्क्रिप्शन में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है एक्सप्लेनेटरी और इन्फॉर्मेटिव डिस्कोर्स, तो वो होता है एक्सपोजिशन। और एक्सपोजिशन मैंने आपको बताया कि जब आप कोई भी स्टोरी लाइन कहने से पहले आप अगर कोई भूमिका बनाते हैं, जैसे आपको सपोज कि रोमियो जूलियट का स्टोरी बताना है, ठीक है, तो आप उसके पहले कोई भूमिका बनाते हैं ना, तो वो जो भूमिका बनाती है उसी को कहते हैं आप एक्सपोजिशन। उसके बाद आप जो स्टोरी है उसको एक्सप्लेन करते हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड देखिए क्या आया था क्वेश्चन, डिफिशियंसी इन द एबिलिटी टू राइट एसोसिएट विथ इम्पेयर्ड हैंड राइटिंग इज अ सिंबल ऑफ। देखिए इम्पेयर्ड हैंड राइटिंग मतलब कि लिखने में विकार, डिफिशियंसी मतलब होता है विकार या कमी। तो लिखने में अगर कमी है, हैंड राइटिंग में कमी है, तो वो क्या कहलाता है, डिस्ग्राफिया। ठीक है, तो देखिए ये होता है डिस्ग्राफिया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसी तरीके से डिसलेक्सिया होता है, तो डिसलेक्सिया में पठन से संबंधित विकार होता है, मतलब आप रीडिंग अच्छे से नहीं कर पाते हैं। डिस्कैलकुलिया भी होता है, तो उसमें आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने में प्रॉब्लम होती है। तो लिखने में अगर हैंड राइटिंग में दिक्कत है तो आपका सिंपल से आंसर हो जाएगा डिस्ग्राफिया। ग्राफ से आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे आप ग्राफ बनाते हैं ना, तो उसी तरीके से आप ये हैंड राइटिंग में आप इसको ले सकते हैं या काउंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे याद रहेगा भी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आया हुआ था, द टीचर हैज गिवन स्ट्रिप्स ऑफ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस टू स्टूडेंट्स, दे हैव टू जॉइन ईच इनकम्प्लीट सेंटेंस विद इट्स करेक्ट हाफ। व्हाट कुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचर टू कंडक्ट सच एक्टिविटी इन क्लास। एक कोई टीचर है, वो एक इनकम्प्लीट सेंटेंस देती है, मतलब एक अधूरा वाक्य देती है बच्चों को ज्वाइन करने के लिए कि आप ये अधूरे वाक्य को ज्वाइन करिए, मतलब कि कंप्लीट कीजिए, है ना। तो अगर वो ऐसी एक्टिविटी क्लास में करवा रही है तो वो क्या करवाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे वो देखिए बेसिकली जो सिंटेक्स ऑफ सेंटेंस होता है, मतलब कि जो वाक्य निर्माण होता है या वाक्य की संरचना होती है, उसको अच्छा या उसको करेक्ट करने के लिए या उसका सिंटेक्स फॉर्मेशन करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करवा रही है। जैसे अगर कोई अधूरा वाक्य है, देखिए बीच बीच में यहाँ पे गैप है, ठीक है, तो ये अधूरा वाक्य है या इसके आगे का वाक्य मैडम ने नहीं लिखा है, तो मैडम बोलती है कि ये मैंने एक वाक्य लिख दिया है, अब इसके आगे का जो सेंटेंस है आप खुद से बनाइए, है ना। तो मैडम क्या करवा रही है, वाक्य निर्माण, सिंटेक्स को हिंदी में कहते हैं वाक्य निर्माण, तो यही फॉर्मेशन करवाने का वो कोशिश करवा रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए टीचर आस्क स्टूडेंट टू लिसन टू अ रिकॉर्डिंग टू गेट द ओवरऑल मीनिंग ऑफ द पैसेज इज नोन एज। तो देखिए ओवरऑल पैसेज का अगर मीनिंग हमको देखना है, जैसे आपको इतना सारा ये मैटर मिल गया, ठीक, ये एक पैसेज है, यहाँ पे पैसेज की बात की गई है, तो इसका पूरा एक मीनिंग अगर आपको निचोड़ की बात की जाए, ठीक, तो आप निचोड़ क्या करेंगे, आप करेंगे उसका एक गिस्ट इन्फॉर्मेशन लेंगे। क्या लेंगे, गिस्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब कि एक पूरा हैंडफुल या मतलब उसका एक निचोड़ लेंगे। तो वही होता है, अगर मैम ऐसा चीज करवा रही हैं तो वो क्या करवा रही है कि एक गेस्ट लिसनिंग टास्क करवा रही हैं। ठीक है, जैसे मैम ने आपको एक पैसेज है ये, इसको रिकॉर्ड करके आपको दे दिया कि आप चलो अब सुनो। अब सुनने के बाद मैम आपसे पूछ रही हैं वो चीज़, तो आप में वो क्या डेवलप या विकसित करने की कोशिश करवा रही हैं, तो वो करवा रही हैं गेस्ट लिसनिंग टास्क, मतलब कि आप एक पूरे ये निचोड़ को अच्छे से ध्यानपूर्वक सुने और अपनी भाषा में समझे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
An activity that involves listening to a text, taking notes and reconstructing the text is called. तो देखिए, अगर कोई एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, लिसनिंग टू अ टेक्स्ट मतलब कि कुछ लिखा है उसको सुनना, उससे नोट्स बनाना, जो चीज़ लिखी हुई है उसका एक नोट्स बनाना, ठीक है, पहले उसको सुनना, फिर उससे नोट डाउन करना, फिर उसको रिकंस्ट्रक्ट करना, मतलब कि जो सेंटेंसेस बोले गए थे उनको अपने शब्दों में लिखना, तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है डिक्टोग्लॉस। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ये कहलाता है डिक्टोग्लॉस। ओके, पहले सुनना, फिर उससे नोट डाउन करना, फिर उसे अपने शब्दों में लिखना, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा था। ह्यूमन बींग्स आर बोर्न विद द कैपेसिटी टू एक्वायर लैंग्वेज, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू होम। देखिए, ह्यूमन बींग्स मतलब कि जो मनुष्य का जन्म होता है वो भाषा को अर्जित करने के लिए होता है, या जो कैपेसिटी होती है तो वो योग्यता होती है या क्षमता होती है ह्यूमन बींग्स माने कि मनुष्यों में। तो ये किसका कथन है, स्टेटमेंट किसका है? तो ये है चॉम्स्की का। किसका है? चॉम्स्की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। द फॉलोइंग नॉट, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, नॉट लिखा हुआ है। ओके, तो नॉट लिखा है कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ सोशियो लिंग्विस्टिक्स, ठीक है, सोशियो लिंग्विस्टिक्स यहाँ दिया है। तो इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सोशियो लिंग्विस्टिक का पार्ट नहीं है? लिंग्विस्टिक माने भाषा और सोशियो माने सामाजिक, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन लैंग्वेज चेंज। अब देखिए, सोशियो लिंग्विस्टिक है, समाज की बात की जा रही है, तो आपको इकोनॉमिक जो भी आपके आर्थिक विकास या कुछ भी है और जो पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं उन सभी से क्या होना चाहिए? अवेयर होना चाहिए, और जो लैंग्वेज चेंज होती है उस पर उसका इन्फ्लुएंस भी पड़ता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही है, ये नॉट के क्राइटेरिया में नहीं आता। सेकंड कह रहा है कि द स्टडी ऑफ द एटीट्यूड्स ऑफ पीपल टुवर्ड्स सर्टेन स्पीच कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए, कुछ लोगों का जो झुकाव होता है या एटीट्यूड होता है उनका स्टडी करना, किसकी तरफ? जो कुछ निश्चित स्पीच कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या भाषा जो भाषण दी जाती है उसके कुछ लक्षण होते हैं, उनकी तरफ झुकाव, तो ये भी सोशियो लिंग्विस्टिक के अंतर्गत आता है। मतलब कि आप अगर एक अच्छे वक्ता हैं, जैसे मोदी जी का भाषण बहुत लोग सुनते हैं, तो वो किसके अंडर आ जाएंगे? सोशियो लिंग्विस्टिक के अंतर्गत उनकी स्टडी आ जाएगी, अगर उनके भाषण की अगर हम स्टडी की बात करें, है ना, क्योंकि वो सोशियो मतलब कि सामाजिक भी और लिंग्विस्टिक माने कि भाषा में बहुत ही अव्वल दर्जे का वो स्पीच देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो ऑप्शंस हैं सोशियो लिंग्विस्टिक के पार्ट कंसिडर किए जाएंगे। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि द स्टडी ऑफ द साउंड्स इन स्पोकन लैंग्वेज। तो देखिए, यही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि नॉट पूछा गया है ना, तो यही देखिए गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टडी ऑफ साउंड आपका सोशियो लिंग्विस्टिक के अंतर्गत नहीं आता है। आपने फोनीम वगैरह सुना होगा ना, जो ध्वनि विज्ञान या इस तरीके के, तो वो सब उधर की चीज़ें हैं, ये सोशियो लिंग्विस्टिक का पार्ट नहीं है कि आप अगर किसी ध्वनि की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा था। देखिए, यहाँ पे असर्शन दिया है और रीज़न दिया है, मतलब कि ये प्रभाव कारण या कुछ ऐसे तरीके के होते हैं कि मतलब पहली चीज़ बात की जाए, क्या उसका इसी का बात का ये रीज़न है या नहीं है, ठीक। तो देखिए, ऑल चिल्ड्रेन हु एंटर स्कूल आर हाईली कॉम्पिटेंट लैंग्वेज यूजर्स। देखिए, जितने भी बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो उनको भाषा की अच्छी समझ होती है। तो देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है, ट्रू है। नेक्स्ट देखिए, इसका रीज़न क्या है कि क्यों ऐसा होता है। ड्यू टू लैंग्वेज एंड कल्चरल डाइवर्सिटी दे आर अनेबल टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर एबिलिटीज़। अनेबल लिख दिया, देखिए यहाँ पे नेगेटिव टैग वर्ड आ गया, है ना। तो देखिए, अनेबल देख के ही आपको इसको गलत कर देना है। क्यों गलत करना है? कि सभी बच्चे जो हाईली कॉम्पिटेंट होते हैं, उनमें लैंग्वेज की क्षमता होती है भाषा की, तो तभी वो स्कूल में प्रेजेंट होते हैं या आते हैं। तो उनमें ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा भाषा के जागरूक होते हैं, और उनमें मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं भाषा के जागरूक होते हैं, मतलब इतना तो होता है कि वो स्कूल में आके सीख सके, बोल सके, है ना। और इसका रीज़न दिया है कि क्या वो अनेबल होते हैं कि अपनी जो एबिलिटीज़ हैं, योग्यताएं हैं, अपनी दिखाने में। क्यों? क्योंकि वो उनका जो बैकग्राउंड है या कल्चरल डाइवर्सिटी है, इसलिए कि हमारी जो भारत में संस्कृति है, भिन्नता है, इसलिए। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए यहाँ पे सही हो जाएगा कि ए इज़ ट्रू बट आर असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आया हुआ था, ये कॉलम ए एंड कॉलम बी का मैच करना है। तो इसका क्या होगा कि अगर आपको फिलिंग इन एन इमाइग्रेशन फॉर्म, अगर आपको इमाइग्रेशन फॉर्म भरना है, ठीक है, तो आपको बिल्कुल फॉर्म में क्या होती है, एक्यूरेसी होती है कि फ्लुएंसी होती है। देखिए यहाँ पे एक्यूरेसी दी है, फ्लुएंसी, एक्यूरेसी, फ्लुएंसी। तो इन चारों ऑप्शंस में से देखना है कि इन चारों ऑप्शन में से मतलब ये जो कॉलम ए है और कॉलम बी है, किसमें हमें एक्यूरेसी की जरूरत पड़ेगी और किसमें हमें फ्लुएंसी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए, फ्लुएंसी वहाँ पे जरूरत पड़ती है जब हम किसी से बात विचार करते हैं, बात करते हैं, तब हमें प्रवाहपूर्ण बोलना होता है ना। कहते हैं ना कि लोग अपनी जो भाषा या वाक शैली है उसमें फ्लुएंसी लाओ या प्रवाह लाओ या फ्लुएंट बनो,
ठीक है। तो वही होता है कि मतलब अगर आपको कोई फॉर्म फिल करना है तो आपको बात तो करना नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी होगी, मतलब कि वो फॉर्म बिल्कुल ऑथेंटिक हो, बिल्कुल कि सही सही फॉर्म फिलअप हो जाए। ठीक, तो फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट का तो फर्स्ट ही दिख रहा है। ठीक है। सेकंड कह रहे हैं कि गिविंग अ प्रेजेंटेशन एट द बिजनेस मीटिंग। तो देखिए अगर आप कहीं बिजनेस मीटिंग दे रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी होगी, है ना। अगर आप मीटिंग दे रहे हैं तो आप क्या चीज़, क्या डेटा आप शो कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, या कुछ भी बिजनेस आपका जैसा भी है, तो आपको वहाँ पर भी एक्यूरेसी मेंटेन करनी होगी कि आपका डेटा कोई भी गलत ना हो। ओके, तो ये भी आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये देखिए यहाँ पे 3 वाला हो जाएगा, पहला का पहला और दूसरे का तीसरा। ठीक, फिर है कॉलिंग आउट फॉर हेल्प इन एन इमरजेंसी। आपके कोई आपातकाल कोई भी इंसिडेंट हो गया है तो किसी को कॉल कर रहे हैं, तो आपका कॉल करने में क्या मैटर करेगा? फ्लुएंसी मैटर करेगा ना, तो आप फ्लुएंसी मेंटेन करेंगे वहाँ पे, मतलब आपकी जो प्रवाहपूर्ण बात होगी, फ्लुएंट होंगे, अगर आप अच्छे बोलने वाले या स्पीकर होंगे तो आपकी बात वहाँ पे जल्दी सुन ली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सी का सेकंड हो गया। डी कह रहा है कि टॉकिंग। देखिए यहाँ टॉकिंग आ गया तो सबसे पहले बस फ्लुएंसी पे टिक कर देंगे। जहाँ कहीं भी बात करनी हो अपनी फ्रेंड से, पार्टीज़ में या कहीं पे भी, तो वहाँ पे आप फ्लुएंसी मेंटेन करेंगे। ओके, देखते हैं कि अगर कोई बहुत अच्छा बोलता है तो यहाँ पे हो जाता है कि वो बहुत अच्छा फ्लुएंट स्पीकर है, बहुत अच्छा प्रवाहपूर्ण बातें करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पहला, तीसरा और दूसरा और चौथा, ये कुछ इसकी पेयरिंग होगी। ओके, तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट एक्टिविटी फॉर टीचिंग लैंग्वेज स्किल्स। तो देखिए टीचिंग लैंग्वेज स्किल्स मतलब कि जो लैंग्वेज की स्किल्स हैं, LSRW, ये टीचिंग की बात की जा रही है। तो इसमें सबसे पहले अगर इन चारों कौशल का विकास करना है, मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, तो आपको रोल प्ले करवाना चाहिए। रोल प्ले मतलब कि किसी का भी कैरेक्टर है कोई, तो उसकी भूमिका करवानी चाहिए, आपको रोल प्ले करवाना चाहिए। एक कोई ड्रामा, मतलब कि जो नाटक में भाग लेते हैं बच्चे, उनसे ये चारों स्किल्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर डेवलपिंग क्रिएटिव राइटिंग। तो देखिए क्रिएटिव राइटिंग को डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका, ठीक है, तो सबसे अच्छा अगर आपको क्रिएटिव राइटिंग करनी है, मतलब कि उसमें कोई भी गलती भी हो सकती है ना, मतलब एकदम रचनात्मक तौर पे आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा? तो वो हो जाएगा नॉन फॉर्मल राइटिंग। नॉन फॉर्मल राइटिंग क्या होती है? अगर हम अपने मन से कुछ भी लिख देते हैं, मतलब कि उसको एकेडमिकली नहीं कोई चेक करेगा, ना कोई टीचर चेक करेगा, ना कोई मतलब व्यूअर चेक करेगा, मतलब हम कुछ भी लिख देते हैं, तो हमारी वो क्रिएटिव राइटिंग के डेवलप करने के बहुत काम आती है। ठीक है, अगर कोई राइटर है सबसे पहले तुरंत थोड़ी ना कोई बुक वगैरह लिखने लगता है या कोई शायरी वगैरह लिखने लगता है, वो सबसे पहले अपनी रफ वर्क करता है। ठीक है, मतलब कुछ भी पहले लिखता है, उसके बाद तब जाकर वो फॉर्मल राइटिंग में आता है, बट पहले क्रिएटिव डेवलप करने के लिए उसको नॉन फॉर्मल राइटिंग करनी होती है। नॉन फॉर्मल मतलब होता है अनौपचारिक, और फॉर्मल मतलब होता है औपचारिक। जैसे कि औपचारिक बातें भी होती हैं कि जब हम अपने टीचर्स या किसी जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने, या अपने घर के बड़ों के सामने जब हम सलीके से बात करते हैं तो वो फॉर्मल हो जाता है। और अगर हम नॉन फॉर्मल की बात करें तो हम जब अपने आपसी दोस्तों में कैसे भी करके हंसी मजाक करके कोई भी बात कर लेते हैं तो वो नॉन फॉर्मल हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर क्रिएटिव राइटिंग डेवलप करनी है तो नॉन फॉर्मल राइटिंग हमको करनी होगी। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए जो 8वीं अनुसूची है हमारे संविधान की, उसमें टोटल 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो इसमें से देखिए जो बोडो वाली भाषा है ये असम और मेघालय के क्षेत्र में बोली जाती है, तो यही भाषा आपके 8वीं अनुसूची मतलब कि हमारे संविधान में निहित है। 8 अनुसूची में 22 भाषाएं, तो उसमें से एक बोडो भाषा भी है। बाकी अवधी, नागपुरी, राजस्थानी, ये सब बोलियां हैं, मतलब कि डायलैक्ट है, ना कि एक लैंग्वेज कंसिडर की गई है हमारे 8वीं अनुसूची में। ठीक है, चलिए बोली देखिए वहाँ कहीं स्थानीय भाषा, जैसे हमारे बनारस में भोजपुरी हमारी स्थानीय भाषा है और ये एक बोली है, ना कि ये एक भाषा। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारी 22 भाषाएं उसमें बोडो आती है जो कि असम और मेघालय की है। देखिए नेक्स्ट है, विच लैंग्वेज इज रिकमेंड बाय नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 फॉर द इंस्ट्रक्शन मीडियम एट द प्राइमरी लेवल। तो देखिए NCF के अकॉर्डिंग प्राइमरी लेवल पे क्या कौन सी भाषा यूज़ करनी चाहिए? तो मदर टंग, मतलब कि जो हमारी मातृभाषा है ना, जिस पर कि गांधी जी ने भी बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि मातृभाषा पर ही या मदर टंग पर ही हमें जोर देना चाहिए, और बुनियादी शिक्षा जो बेसिक एजुकेशन प्राइमरी लेवल की है उस पर वही मदर टंग का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, द मोस्ट यूजफुल मेथड फॉर टीचिंग ग्रामर इज। तो देखिए ग्रामर को पढ़ाना या व्याकरण को पढ़ाना सबसे पहले हमको कहाँ बच्चों को समझाना चाहिए? एग्जाम्पल टू रूल समझाना चाहिए, मतलब कि उदाहरण से नियम जाना चाहिए। तो ये होता है इंडक्टिव मेथड, माने कि आगमनात्मक विधि में आता है। ठीक है, और इसका जो उल्टा होता है डिडक्टिव मेथड, तो उसमें नियम से लेके उदाहरण जाते हैं। ठीक है, तो अगर ग्रामर पढ़ाना है तो इंडक्टिव मेथड मतलब कि एग्जाम्पल टू रूल जाना सही होता है। नेक्स्ट देखिए, ग्रामर इन कंटेक्स्ट मीन्स। ग्रामर इन कंटेक्स्ट मीन्स क्या होगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। देखिए, ग्रामर इन कंटेक्स्ट मीन्स क्या होता है कि अगर आप किसी बच्चे को संदर्भ में व्याकरण समझा रहे हैं या बता रहे हैं तो वो मूविंग फ्रॉम मीनिंग टू फॉर्म, मतलब कि अर्थ से अब उसके निर्माण क्रिया की तरफ आप बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो ये सेशन था ये यहीं एंड होता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा।